हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस ने एक थ्रेट क्रिएट कर दिया है। बट ये हम जानते हैं कि विद टाइम ऐसे कई वायरसेस आए जिन्होंने इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है या इससे कम। डेफिनेटली हमें ये पता होना चाहिए और आज इस वीडियो में मैं आपके संग वही डिस्कस करने वाली हूँ। काफी वायरसेस हैं जिनका इलाज हमें मिल गया और कुछ को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है अपनी जड़ से। तो देख लेते हैं कौन कौन से वायरसेस आए विद टाइम। सबसे पहले बात करेंगे मार्बर्ग डिजीज की, जो कि मार्बर्ग वायरस से आया है। काफी ज्यादा डेथ कॉज की इसने। 20 से 90% इसका फैटालिटी रेट रहा है। अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो सबसे पहले जो ये केस था जर्मनी में 1967, वहां के लैब में काम करने वाले वर्कर्स में वो देखा गया था। अब जब इसको ट्रेस किया तो लैब में जो मंकी यूज किया था वो युगांडा से आया था, फ्रॉम अफ्रीका। और यहीं से उस जो बीमारी थी, इस जो वायरस था, वो उसका ओरिजिन था। सिम्टम्स किस तरीके से? नॉर्मल हेडेक होता था, फीवर रहता था, एक बहुत ही पिक्यूलियर रैशेस देखने को मिलते थे एब्डोमेन में। धीरे धीरे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता था। इसमें भी इबोला की ही तरह बॉडी से इंटेंसिव ब्लीडिंग होती थी। सारी की सारी जितने भी केसेस हुए, देखा गया कि जैसे ही सिम्टम्स आए विद इन 3 to 7 डेज में उनकी डेथ हो चुकी। फैलता कैसे था? ह्यूमन टू ह्यूमन डायरेक्ट कांटेक्ट से। एक बार जब ये वायरस अमंग ह्यूमंस में आ गया तो एक दूसरे में ही फैलने लगा। आज तक इसका कोई इलाज नहीं निकल पाया। रीसेंट केस देखा गया था जब ये 2012 युगांडा में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं इबोला वायरस की। काफी ज्यादा थ्रेट कॉज कर दिया था इस वायरस ने, काफी हाई फैटेलिटी रेट था। अब जहां पे इसका ओरिजिन हुआ था वहीं पे सबसे पहला केस देखा गया था। वो था इबोला रिवर में, जो कि अफ्रीका में सिचुएटेड है। 1976 में सबसे पहले देखा गया था। इस इबोला वायरस के 6 नोन स्पीशीज हैं, जिसमें से 4 केपेबल हैं इबोला को फैलाने में। उसी समय 318 लोग इन्फेक्ट हुए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 30 ही सरवाइव किए थे। रीसेंट जो थ्रेड इसने कॉज किया था वो दिसंबर 2013 में जब ये फिर से आया। पूरे 3 साल जनवरी 2016 तक इसने करीब 28,000 2646 केसेस हुए, इन्फेक्ट हुए, और 11,000 से ज्यादा इसमें डेथ हुई। उसी तरीके से फैलता है। एक बार ह्यूमन में ह्यूमन हो गया, डेफिनेटली अगर ये एनिमल में भी आया तो उससे भी ह्यूमन में फैल रहा था। डायरेक्ट कांटेक्ट, जो भी कंटामिनेटेड आइटम्स थे, बॉडी फ्लूइड। अगर मैं इसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं तो बहुत ज्यादा फीवर आने लगता था, मसल पेन रहती थी, वीकनेस रहती थी। धीरे धीरे मार्बर की ही तरह इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती थी, WBCs रप्चर होने लगते थे। जब ब्लड क्लॉटिंग ही फेल हो रही है तो इंटरनल ही ब्लीडिंग हो रही है। जहां भी ओपनिंग है ब्लड की, चाहे वो हमारे नोज है, माउथ है, वहां से अनएक्सप्लेन हिमोरेज ब्लीडिंग होने लगती थी। और धीरे धीरे लो बीपी के कारण पर्सन की डेथ हो जाती थी। एक और डेडलीस्ट वायरस आया जो कि रेबीज। पर यहाँ पे राहत की बात यह है कि ह्यूमंस में इसका फैलना बहुत रेयर था। ओरिजिन जो था इसका ऑस्ट्रेलियन बैट से आया था, लाइसा वायरस। धीरे धीरे ये एनिमल्स में फैलता गया। जैसे ही ये एनिमल्स को हुआ तो एनिमल्स के सलाइवा से इजीली कैच होता है, जैसे रकून डॉग, नॉर्मल डॉग, मोंगूज, बैट, फॉक्स। इन्हीं तरीके से ये आपस में वायरस घूमता रहा और इसी तरीके से फाइनली ह्यूमंस में आता है। अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल ह्यूमन को काट लेता है तो डेफिनेटली ये वायरस ह्यूमन में एंटर हो जाता है। और अगर इसकी वैक्सीनेशन नहीं दी गई तो 100% डेथ है, यानी कि 100% फर्टालिटी इसका रेट होता है। सबसे इसमें परेशान होने वाली बात यह है कि आप ट्रेस नहीं कर सकते हो कि कब ये किसी एनिमल को हुआ है, क्योंकि जैसे ही ये किसी एनिमल को होता है, जब तक उसके जो सिम्टम्स आने लगेंगे विद इन 5 डेज उस एनिमल की डेथ हो जाती है। सिम्टम्स जैसे ब्रेन के इन्फ्लेमेशन, CNS सिस्टम काम नहीं करता, हाइपर सैलिवेशन होती है। और ये जो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन है ये आप तभी नोट कर पाओगे जब आप उस डेड एनिमल के ब्रेन को टेस्ट करोगे। जैसे मैंने बताया कि ह्यूमंस में ये काफी रेयर है। हर साल इसमें से 2 ही केसेस आते हैं, बट हमारे पास 100% क्योर नहीं है अगर ये एक बार इन्फेक्ट हो जाए। एक और वायरस आया था जिसे कहते हैं हांता वायरस। इसको ऑर्थो हांता भी बोलते हैं और इसका जो ट्रेस किया गया है वो रोडेंट से आया है, जैसे माइस।
तो माइस का जो फीसिस है, जो सलाइवा है, जो यूरिन है, उससे ये फिर ह्यूमंस में जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक एयरबोर्न डिजीज है, तो इजीली पास हो जाता है। एक बार जब ये ह्यूमन में इन्फेक्ट हो गया तो डेफिनेटली ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहला इसका आउटब्रेक जो कि मैन टू मैन जब ये हुआ तो 1993 यूएस में देखा गया था, जिसमें से 1000 लोगों को अगर हुआ था तो 40% उनमें से डेथ हो चुकी थी। इसका फर्टेलिटी पर्सन 15% है। सिम्टम्स जैसे हीमोरेजिक फीवर, बॉडी में ब्लीडिंग, काफी ज्यादा हाई फीवर, रीनल सिंड्रोम, किडनी धीरे धीरे फेलियर हो जाता है। एक इसमें पिक्यूलर सिम्टम ये था कि रेस्पिरेटरी फेलियर होता था, मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती थी। किस कारण? क्योंकि लंग्स में काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती थी। फिर उसके बाद इसका केस देखा गया था 2012 और अभी रिसेंटली फिर से इसका केस 2020 में चाइना में देखा गया। देन आता है एक और बहुत ज्यादा लोगों की जान लेने वाला वायरस, दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसी वायरस में धीरे धीरे म्यूटेशन होती रही। इसने अलग अलग टाइप का फॉर्म लेता रहा और हर बार अलग अलग टाइप में ये डिजीज आती रही। सबसे पहला आया था स्पैनिश फ्लू। ये सबसे पहला आउटब्रेक देखा गया था यूरोप से, ये ओरिजिनेट हुआ था 1918 में। 40% आप इमेजिन कर सकते हो वर्ल्ड की पॉपुलेशन इससे इन्फेक्ट हो गई थी और 50 मिलियन डेथ हो चुकी थी। और अगर मैं सिर्फ यूएस की बात करूं, क्योंकि सबसे पहला आउटब्रेक वहीं पे हुआ था, तो 675,000 डेथ सिर्फ और सिर्फ यूएस में हो चुकी थी। यानी कि टोटल अगर इसकी वर्ल्ड वाइड डेथ देखूं तो 5% वर्ल्ड पॉपुलेशन इसी वायरस से इनकी डेथ हो गई। तो अब इसके सिम्टम्स कैसे थे? नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स थे, जैसे काफी ज्यादा थकावट रहती थी, फीवर रहता था, चिल्स आते थे, हेडेक होता था, बॉडी धीरे धीरे ब्लू हो जाती थी, काफी ज्यादा कफिंग होती थी। और इसी तरीके से ये ही स्पैनिश फ्लू आगे फिर से बार बार आते रहा, बट डिफरेंट फॉर्म में, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस था ये म्यूटेट होता रहा। एक और फिर डेडली वायरस आया, स्वाइन फ्लू, H1N1 फ्लू, जो कि पिग इसका सोर्स माना गया था। पिग से ये वायरस एक्सट्रैक्ट हुआ, पिग से ह्यूमन में फैला और फिर आगे ये इसी तरीके से फैलता रहा। इसमें भी फ्लू लाइक सिम्टम्स थे, फीवर रहता था, देन थ्रोट में काफी स्वेलिंग रहती थी, नोजिया होता था, हेडेक रहता था। अगर मैं इसकी आउटब्रेक की बात करूं तो 2009 और 10 के बीच में ये जब वायरस आया तो इसने एक पैंडेमिक बना दिया, यानी कि अगेन पूरे वर्ल्ड वाइड में ये फैल गया। 89 मिलियन पीपल इन्फेक्ट हुए, जिसमें से 575,400 डेथ हुई। अब डेफिनेटली बाद में इसकी वैक्सीन बनाई गई, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, बट फिर से ये वायरस ने एक और रूप ले लिया। वो था एवियन फ्लू। एवियन फ्लू को बोलते थे H5N1, यानी कि बर्ड फ्लू भी कहा जाता था। सिम्टम्स बिल्कुल फ्लू जैसे, हाई टेम्परेचर, चेस्टी कफ, काफी ज्यादा सोर थ्रोट, टायर्डनेस रहती थी, मसल एक रहता था। इनिशियली सबसे पहले इसको इटली में देखा गया था, बट तब तक ये सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स तक ही सीमित था। 1900 की ये बात है। जब क्या हुआ, 1997 में हांगकांग में सबसे पहला ह्यूमन केस देखा गया और उस टाइम पे 6 लोगों की डेथ हो गई। देन सिंस 2003 ये केसेस आते रहते हैं। अभी तक 2178 केसेस आ चुके हैं, जिसमें से 976 की डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट वायरल डिजीज आई, दैट वाज द डेंगू। डेंगू हर साल आता ही रहता है और काफी लोगों को इन्फेक्ट करता है और कई लोगों की इससे डेथ होती है। एरीज एगिप्टी एक मॉस्किटो है जो एज अ कैरियर की तरह काम करता है। जब ये इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है और जब ये वही फ्लूइड या वही जो सेम मॉस्किटो है एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, तो ये वायरस उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स इसके रहते हैं हाई फीवर, मसल एंड जॉइंट पेन, वॉमिटिंग, स्किन रैशन, काफी पेन रहता है और इवन क्योर हो जाने के बाद लंबे समय तक मसल्स में, जॉइंट्स में बहुत पेन होता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि एवरी ईयर जो इसके केसेस आते हैं दैट इज अराउंड 390 मिलियन। तो आप देख सकते हो कि आज जो इबोला वायरस इतना ज्यादा थ्रेड है कि सिर्फ ये एक सिंपल डिजीज डेंगू के कितने ज्यादा केसेस आते हैं, जिसमें से 500,000 केसेस सीवियर होते हैं और 25,000 लोगों की डेथ होती है।
एक और वायरस जो बहुत पहले आया था और काफी सबसे ज्यादा इनफैक्ट इसने डेथ कॉज की थी, वो था स्मॉल पॉक्स। एक खुशी की बात ये है कि इसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया है, बट जिस टाइम पे ये फैला था पूरी पूरी सिविलाइजेशन एक बारी में खत्म हो गई थी। ये कॉज करता है वेरियोला वायरस। इसका जो स्प्रेड है वो किस तरीके से होता था, डायरेक्ट कांटेक्ट से। बॉडी में एक बहुत पिक्यूलर इस तरीके से स्वेलिंग्स या बम्प्स आ जाते थे। इसका जो फ्लूइड था डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता था, कॉन्टेमिनेटेड क्लोथ्स या दूसरे आइटम से फैलता था, ह्यूमन टू ह्यूमन। 30% इसका फर्टालिटी रेट है और जैसे मैंने बताया 300 मिलियन लोगों की डेथ इससे हो चुकी है, बट अभी ये कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है और वो भी 1977 में ही। और अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना एक सिंगल वायरस नहीं है, बट ये एक फैमिली है पूरे डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस की। इस फैमिली का मतलब इस पूरे जो वायरसेस हैं इसमें एक क्राउन लाइक अपीयरेंसेस होती है, इसलिए इसको कोरोना वायरस नाम दिया गया है। ओरिजिन जो इस वायरस का है यानी कि कहाँ से ये सबसे पहले निकाला गया, तो वो बैट्स में जाके ट्रेस होता है। अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरसेस कम से कम 500 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कोरोना वायरस है, जिसमें से 7 ऐसे कोरोना वायरस हैं जो कि डेडली डिजीज कॉज कर सकती हैं अमंग ह्यूमन बींग। जो सबसे पहले डिजीज आई कोरोना वायरस की वो थी सार्स। सार्स काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक डिजीज थी। अगेन एक बहुत बड़ा, जैसे आज हुआ है हर जगह लॉकडाउन हो रखा है, इसी तरीके से यही चीजें पहले भी हो गई हैं चाइना में, और उसका जो कॉज था दैट वाज सार्स। ये क्या था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जैसे मैंने बताया कि 7 कोरोना वायरसेस कॉज करते हैं डिजीजेस ह्यूमन में, उनमें से 4 ऐसे कोरोना वायरस हैं जो सार्स कॉज करते हैं। तो ये भी चाइना से किस तरीके से आई, उनकी वाइल्ड एनिमल मार्केट से। चाइना में कई साल पहले ही गवर्नमेंट ने एक रूल लागू कर दिया था कि जो भी नॉर्मल लोग हैं, जो पुअर हैं, वो गरीबी से बचने के लिए वाइल्ड एनिमल्स की फार्मिंग कर सकते हैं। जब देखने लगे कि इसका फायदा हो रहा है तो धीरे धीरे वो लार्ज स्केल में भी होने लगा, और ऐसे ही जानवरों से जो वायरसेस हैं, बीमारियां हैं, वो आती रही। तो ये जो सार्स था वो सबसे पहले आया बैट से। बैट से फिर ये ट्रांसफर हुआ सिवेट कैट से, और सिवेट कैट से फाइनली जब इनको खाया ह्यूमंस ने तो अल्टीमेटली ये ह्यूमंस में आ गया। इतना ज्यादा इसमें पॉपुलेशन को इन्फेक्ट किया था। सबसे पहला आउटब्रेक इसका 2002 में हुआ था और इसका एपिसेंटर कहाँ था, गुआंगडोंग, चाइना। नंबर ऑफ कंट्रीज, एक बार जब ये आ गया तो 26 इन्फेक्ट हुई थी। अगर मैं इन्फेक्टेड पीपल की बात करूं तो 8,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए थे और 774 इसने डेथ कॉज की थी। इतना ही नहीं, फिर इसी की तरह 2012 में एक और डिजीज आई जिसको मर्स नाम दिया गया। अब ये जो था मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, जिसका जो एपिसेंटर था वो सऊदी अरेबिया में था। ये भी डिजीज बैट से आई, पर पहले बैट से ये पहले कैमल्स में ट्रांसमिट हुई, फिर जाके ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुई। इसने 27 कंट्रीज को इन्फेक्ट किया और नंबर ऑफ पीपल जो इन्फेक्ट हुए थे वो थे 2494, जिसमें से 858 लोगों की डेथ हुई थी। तो 35% फर्टालिटी इसका रेट था। तो डेफिनेटली ये मर्स से भी ज्यादा जानलेवा था, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितने लोग, इसमें 8,000 लोग इन्फेक्ट हुए हैं, इसमें सिर्फ 2,000 हुए हैं, फिर भी उससे ज्यादा डेथ कॉज हुई है। और फिर आया 2019 में नोवल कोरोना वायरस। ये 7th कोरोना वायरस था जिसको कोविड 19 नाम दिया गया, जो कि इस टाइप की डेथ कॉज कर रहा है। इसका जो ओरिजिन था, जो सबसे पहला हुआ, अब ये एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते। कुछ एविडेंसेस कहते हैं ये बैट से आया है, कुछ एविडेंसेस कहते हैं ये स्नेक से आया है, बट अगेन बैट से और दूसरे एनिमल से फाइनली ये ह्यूमंस में आया है। तो बार बार ये डिजीजेस चाइना से हो कैसे रही है? तो चाइना की जो वेट मार्केट है, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को बेचा जाता है, स्लॉटर किया जाता है, वो है हुआनान मार्केट। ये हुआनान मार्केट जो कि वुहान में सिचुएटेड है और यहीं पे इसका सबसे पहला केस और आउटब्रेक देखा गया। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो मार्केट है इसमें स्टैक्स की तरह, मतलब एक के ऊपर एक जानवरों को पिंजरे में रखा जाता है। किसी की डेथ हो गई तो कोई डिजीज है, कोई एनिमल सिक है, तो डेफिनेटली उसके जो फ्लूइड्स होंगे, जो पस है, जो ब्लड है, वो दूसरे एनिमल में इन्फेक्ट होंगे। जब ह्यूमन बींग्स उसको खाते हैं तो वो इसी तरीके से ह्यूमन में इन्फेक्ट होता है, और धीरे धीरे ये ह्यूमन टू ह्यूमन जब फैलने लगता है तो इसका पहला आउटब्रेक देखा गया।
अगर यहाँ पे मैं बात करूं सबसे पहला आउटब्रेक तो वुहान में ही यहाँ पे सबसे पहले हुआ था। और यहाँ पे एक गलती ये हुई थी कि बहुत इमीडिएट नहीं पता लगा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ये फैलता चला गया। जो कंट्रीज थी, जो एयरपोर्ट्स थे, वहां पे लोगों का आना जाना सही टाइम पे नहीं रोका गया, तो धीरे धीरे पूरी कंट्री में ये वायरस फैलता चला गया। अब अगर लेटेस्ट न्यूज देखी जाए तो चाइना में तो इसका लेवल बहुत कम हो गया है, लेकिन बाकी कंट्रीज में इसने बहुत ज्यादा इफेक्ट कॉज कर दिया है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सिंपल रहते हैं। इसी तरीके से ये जो है बाकी डिजीजेस से बहुत ज्यादा डरावनी है। क्यों? बाकी डिजीजेस का हमने देखा था, किसी किसी डिजीजेस का 90% फर्टालिटी रेट था, 35% फर्टालिटी रेट था। इस डिजीजेस का 2% फर्टालिटी रेट था, जो कि अब इंक्रीज हो चुका है 2 से 9% फर्टालिटी रेट तक। लेकिन ये डिजीज इसलिए ज्यादा बहुत डेंजरस है क्योंकि नॉर्मली इसके सिम्टम्स पता लग नहीं पाते हैं। बहुत नॉर्मल कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स रहते हैं। जो पिक्यूलर सिम्टम्स हैं वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है। देन इंटेंस धीरे धीरे क्या होता है, जब आपको ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। फीवर रहता है, कोल्ड एंड कफ रहता है, ड्राई कफ होता है। तो इस तरीके से इसके सिम्टम्स होते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि ये सिम्टम्स इजीली दिख नहीं पाते। हो सकता है एक यंग इंडिविजुअल में जो बिल्कुल भी आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, उसमें कोरोना वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर चुका है। रिसेंट अपडेट्स में ये भी देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिन पेशेंट्स को हार्ट हेल्थ इश्यूज हैं, उनको ये ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। अब इसके 4 केसेस हैं। सबसे पहले जो केस हैं कि जो भी केसेस इंपोर्ट हुए हैं, मतलब लेट्स सपोज अगर वुहान में कोई केस हुआ है तो कोई वुहान में इन्फेक्टेड पर्सन अगर दूसरी कंट्री में जाता है तो वो उस बीमारी को लेके जाता है। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है, वहां पे लोकल ट्रांसमिशन होने लगी है, यानी कि वहीं के लोग आपस में अब एक दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हैं ये वायरस। थर्ड स्टेज जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है वो है कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन। अब एक ही पर्सन जो कि जो कि ये इन्फेक्टेड हो चुका है, जो कि ये वायरस ले चुका है, वो अपनी ही कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को ये वायरस ट्रांसमिट करेगा। और ऐसे ही ये पूरा पूरा 4th स्टेज में आ जाएगा, एपिडेमिक हो जाएगा, यानी कि एंटायर कंट्री में ये पूरा वायरस फैल जाएगा। और इसी ही तरीके से ये जो वायरस डिजीज है ये एक पैंडेमिक हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। टोटल अगर केसेस देखा जाए तो 597458 इतनी केसेस यहाँ पे आज की डेट तक हो चुके हैं, जिसमें से 27,000 से ज्यादा डेथ हो चुकी है। लेकिन इतने लोग रिकवर भी हो चुके हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, इसको पता लगाना मुश्किल है। अभी तक चाइना में भी कहा जाता है कि 60% केसेस रिपोर्ट हुए ही नहीं। तो हमें नहीं पता एक्चुअली किन लोगों को अभी भी कोरोना वायरस है, किनको क्वारंटीन करने की जरूरत है। चाइना के बाद ये इटली और यूएस में आया, दोनों में ही एक ही समय में फैला, जैन 2020 में। देन उसके बाद इटली में ये बहुत ज्यादा तेजी से फैला, इसमें इतने ज्यादा टोटल केसेस आए और इतनी डेथ हुई। यूएस में अब धीरे धीरे ये भी फिर से थर्ड स्टेज से आगे बढ़ने लगा है। इटली में ये अभी 4th स्टेज में आ चुका है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अभी यूएस में अगर आज ही की डेट्स देखी जाए तो 404 डेथ्स हो चुकी हैं। स्पेन में भी ये काफी ज्यादा फैल रहा है, जैन 30 में आया था और 5138 डेथ अब तक हो चुकी हैं। इसका जो ग्राफ है वो नॉर्मल, आप कोई बैक्टीरियल ग्रोथ देखते हो, आप बैक्टीरियल ग्रोथ पढ़ते हो तो आप देखते हो कि एक एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, यानी कि इस तरीके से बैक्टीरियल ग्रोथ होती रहती है। विद टाइम अगर आप देख रहे हो इंक्रीज कितना ज्यादा हो रहा है। टाइम मैं कम इंक्रीज कर रही हूँ लेकिन ग्रोथ कितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। यही जो कर्व है फॉलो करता है कोरोना वायरस। बहुत ज्यादा कंटेजियस डिजीज है, बहुत जल्दी जल्दी फैलता है। तो डेफिनेटली इस जो कर्व है इसको फ्लैट करने की जरूरत है। तो इसीलिए आइसोलेशन रखा गया है, इसीलिए क्वारंटीन लॉग आउट हो गए हैं काफी ज्यादा कंट्रीज, ताकि ये इजी थर्ड स्टेज में नहीं पहुंचे जिनमें अभी सेकंड स्टेज में है, जैसे कि इंडिया। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा थर्ड स्टेज 4th स्टेज नहीं आना चाहिए, हमें यहाँ पे फ्लैट करना होगा इस कर्व को, क्योंकि डेफिनेटली हर कंट्री में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है जितने ज्यादा पेशेंट्स आ जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर ये कर्व हमारा फ्लैट हो जाएगा, यानी कि कुछ लोग जो कम समय में बीमार हो रहे हैं अगर वो ज्यादा समय में बीमार होंगे तो उनको क्योर किया जा सकता है। बट जब एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा लोग आएंगे तो उसका क्योर करना मुश्किल हो जाएगा और वो और तेजी से फैलेगा।
तो ये थे हमारे टॉप वायरसेस जो कि पैंडेमिक एपिडेमिक बन चुके हैं और जिन्होंने काफी ज्यादा इफेक्ट किया पूरे वर्ल्ड को। थैंक यू।